अपने दोस्त थे सब लोग, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, ये सारा सब कुछ चलता था। इन सब में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आज, क्योंकि आज व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, गांव कम जा पाते हैं? जब तक गांव में रहता हूँ या आसपास भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ पर, तो मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे वही चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े। डांट किस चीज़ पे ज़्यादा पड़ती थी? कि जब इस तरह का अवसर आता था तो मैं गायब हो जाता था। लेकिन मैं 5 साल तक ज़मीन पर नहीं उतरा, मैं मम्मी की गोदी में ही रहता था। उस समय के किसी टीचर का नंबर आपके मोबाइल में है आज? मैं आज भी सभी के टच में हूँ। जो बच्चा टॉप करता था, सवालों के जवाब देता था, और जो नहीं दे पाते थे, वो किस्सा बताइए। क्या मैंने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि 50-50 में जो नंबर लेके आएगा मैं पेन दूंगा। क्या लगे, हाँ मैं भूल गया, ये पेन उन्होंने मुझे फिर पेन दिया। वो किस्सा बताइए जिसमें जो बच्चा सारे सवालों के जवाब देता था, उससे वो साथ के बच्चों को चांटा भी लगवाते थे। सतपाल मास्टर जी थे हमारे मंसूरपुर के, पूरी क्लास को पहले खड़ी कर लेते थे। लास्ट में मेरा नंबर आता था कि बताओ, मैंने बताया, सबके चांटे लग गए। हमने ओमवीर जी थे अनछाड़ के, उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया, वीरेंद्र जी ने केमिस्ट्री पढ़ाई मुझे, और देवेंद्र जी ने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया। आज भी जब जलेबी कहीं देखते हैं तो रुक जाते हैं? नहीं खाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि पॉकेट मनी खत्म हो गई? कई बार हुआ। पहली बाइक कब खरीदी थी? 2000 में पहली मेरे पास यामाहा RX 100 थी। पहला मोबाइल कब खरीदा? मुझे याद है वो 99 के आसपास मेरे पास मोबाइल था। पहला कॉलेज शुरू किया 2005 में। बच्चों की PTM में जाते हैं? अब तो बहुत दिन से नहीं जाना हुआ, लेकिन शुरुआत में मैं गया, लेकिन अंजलि लगातार जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रवींद्र राणा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत। अब तक आपने डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को एक छात्र नेता, विधायक और मंत्री के रूप में सुना, लेकिन इस तीसरे और आखिरी हिस्से में हम राजनीति से थोड़ा आगे जाएंगे। मंत्री सोमेंद्र तोमर की निजी जिंदगी आखिर कैसी है, परिवार के साथ उनका रिश्ता कैसा है, बच्चों को राजनीति में लाना चाहते हैं या नहीं, उन्हें गुस्सा कब आता है, खाली समय मिले तो करते क्या हैं, जलेबी और क्रिकेट को लेकर उनका नया कनेक्शन क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर 25 या 30 साल बाद उनकी ज़िंदगी पर कोई किताब लिखी जाए तो वो कहानी कहाँ से शुरू होनी चाहिए। आज की बातचीत में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से हमने ऐसे ही कई दिलचस्प सवाल पूछे हैं जो शायद उनसे सार्वजनिक मंच पर कम ही पूछे गए होंगे। आइए सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है। पहले चलते हैं खेला। अगर मैं आपके साथ आपके गांव खेला चलूं तो मुझे आप कौन सी जगह सबसे पहले दिखाना चाहेंगे वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मेरा घर ही है, जहाँ मम्मी पिताजी और परिवार के साथ रहे। और मुझे याद है कि बचपन से ही कभी राजनीति का कोई विषय नहीं था, सभी, क्योंकि पिताजी प्रिंसिपल रहे, लेकिन मुझे हमेशा से, जैसे सुबह जल्दी उठना, हम लोग व्यायाम के लिए जाते थे, योग करते थे, पीछे बाग था उसमें योग करते थे। एक मित्र मंडली होती है उस समय की एज के जो होते हैं सब, हम लोग वहाँ से निकलते थे, दौड़ते थे। हमारे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर सड़क पड़ती है जो मेन रोड है, हम वहाँ तक जाते थे, दौड़ लगाते थे। रात में फिर खेलते थे, वही सारी चीज़ें चलती रही। वहीं गांव में ही हम लोग पढ़े, हाई स्कूल मैंने वहीं से की। अपने दोस्त थे सब लोग, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, ये सारा सब कुछ चलता था उनके साथ। उस मिट्टी की खुशबू, खेल, बचपन के दोस्त, इन सब में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आज, क्योंकि आज व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, गांव कम जा पाते हैं? देखिए, उस समय का दौर अलग था, लेकिन आज भी जब मैं गांव में जाता हूं तो पहले ही मैं सबसे पहले अपने जितने भी मित्र हैं जो मेरे साथ उस समय हम लोग पढ़े हैं, सभी को मैं फ़ोन करा देता हूं। और अच्छी बात यह, देखिए, वो कितनी भी व्यस्तता के बाद भी जब मैं पहुंचता हूं तो सारे मिलते हैं। और मैं जब तक गांव में रहता हूं या आसपास भी मैं क्षेत्र में जाता हूं वहाँ पर, तो मेरे साथ रहते हैं, तो मुझे वही चीज़ें याद आती हैं। हमारा वो हाई स्कूल में पढ़ना, वो गांव का स्कूल, और आसपास के बच्चे, लगभग 10-12 गांव के बच्चे पैदल आते थे पढ़ने, लेकिन एक परिवार का भाव था सब लोगों में, यानी दूसरे गांव के बच्चों आपस में इस तरह से हम लोग रहते थे, बहुत प्यार था। आपके जिस तरह का शिक्षक रहे, घर में अनुशासन ज़्यादा था या किताबें ज़्यादा थी? देखिए, दोनों चीज़ें थी। किताबें की तो शुरुआत आप ये मान कर चलिए, जैसे ही सुबह होती थी तो सर्दियों के समय पिताजी अपने पास बैठा लेते थे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े,
और छठी में जाके 6th क्लास में हम लोगों को, क्योंकि इंग्लिश 6th में शुरू होती थी, लेकिन पिताजी ने शुरू में ही हम लोग को 5th क्लास में 4th क्लास में जब अपने पास बैठाते थे तो मीनिंग्स याद कराते थे हम लोग। और अनुशासन तो क्योंकि पिताजी खुद अपने आप में इतने अनुशासित थे और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, यानी खेल के प्रति भी जो मेरा आकर्षण है वो भी, कोई भी खेल हो, जब हम बैडमिंटन खेलते तो पिताजी कहते थे ऐसे खेलना है, क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट बताते थे, एथलीट की बात होते तो हाई जंप कैसे करना चाहिए वो, यानी सब कुछ पिताजी ने हम लोगों को बताया। और वही चीज़ें धीरे धीरे, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, हम एजुकेशन की बात करें, सब उन्हीं के संस्कारों के माध्यम से सब चीज़ें बढ़ती रही। डांट किस चीज़ पे ज़्यादा पड़ती थी? हम लोगों के ज़माने में तो कुटाई होती थी डांट के बजाय। देखिए, मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब इस तरह का अवसर आता था तो मैं गायब हो जाता था। कई बार हुआ क्या, खेल का शौक था, पिताजी के आने का जब समय होता था तो पता चल जाता पिताजी आने वाले हैं, तो उसी समय या तो हम लोग किताब लेके बैठ जाते थे, पिताजी आते यहाँ पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन दिन में खेलने भी जाते थे हम लोग। शौक था, क्रिकेट बहुत खेलने का शौक था, लेकिन ये था कि पिताजी के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। उनका सम्मान, और मैं ही नहीं, पूरा परिवार, हमारे चाचा ताऊ, पिताजी के सामने कभी भी किसी की भी इस तरह की स्थिति नहीं। एक सम्मान जो पिताजी का था वो ही कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, हमारा भी मन करता था ये करना है, लेकिन अचानक याद आता था नहीं पिताजी की इज्जत है, हमारे वजह से उनकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। 6 भाई बहनों में आप सबसे छोटे हैं? जी जी, मैं सबसे छोटा। इसका प्रिविलेज ज़्यादा था या इससे डांट ज़्यादा पड़ती थी? नहीं, इसका प्रिविलेज ही मिला मुझे तो। देखिए, डांट तो गांव में डांट ना पड़े तो प्यार भी नहीं है, बिना डांट के तो प्यार भी नहीं है, और गांव में जिस तरह का जीवन होता है। लेकिन हाँ, छोटे होने के कारण सभी भाई बहनों का, मम्मी का, पिताजी का विशेष प्यार रहता था मेरे लिए। सबसे ज़्यादा लाड किसने किया घर में, चूँकि आप छोटे थे सबसे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मम्मी ने किया है। बहनों का भी प्यार रहता था, भाई का भी प्यार मिला है, लेकिन क्योंकि मम्मी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था तो मम्मी से ज़्यादा लगाव रहा, क्योंकि मैं छोटा सा भी था। जैसे होते हैं छोटे बच्चे, वो 1 साल 2 साल तक, लेकिन मैं 5 साल तक ज़मीन पर नहीं उतरा, मैं मम्मी की गोदी में ही रहता था, तो मम्मी का बहुत ज़्यादा लगाव रहा। और पिटाई ज़्यादा नहीं हुई है। पिटाई तो जब ऐसा कोई नंबर आता था तो मैं गायब हो जाता, मैं निकल जाता था। जब इस तरह का कुछ माहौल बनता था तो मैं निकल लेता था अपने आप ही। शुरुआत में आप अपनी क्लासेस में टॉप करते थे हमेशा, ये आपकी महत्वाकांक्षा का नतीजा था या पिताजी के कड़े अनुशासन का नतीजा था? देखिए, पिताजी के कड़े अनुशासन का ही था। आगे बढ़ने की तो इच्छा थी, लेकिन पिताजी ने जिस तरह का माहौल दिया, और जैसे बड़े भाई बहन को देखता था तो उन्हीं के कारण हम लोगों का भी ये रहता था कि 50 में से 50 नंबर आने तो उसमें हमारा ही आना चाहिए। कहीं स्पीच होना है तो पिताजी लिखवा देते थे, ऐसे ऐसे ये बोलना है, तो वो पूरी तैयारी कराते थे। पिताजी ने बहुत हम लोगों को। पहली बार जब क्लास टॉप की तो रिपोर्ट कार्ड लेकर के किसके पास गए थे घर में? देखिए, जो गुरु भी थे हमारे, वो गुरुओं का भी एक अभिभावक की तरह से, क्योंकि पिताजी से भी वो संबंध थे एक टीचर होने के नाते, लेकिन वैसे भी वो कहीं अलग भी मिलते थे तो उनका इसने वैसे ही मिलता था। तो रिपोर्ट कार्ड तो जब भी आता था, देखिए क्योंकि पिताजी तो शाम को ही आते थे, उनकी 2nd शिफ्ट में होती थी ड्यूटी दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहे वो, तो जाते तो मम्मी के पास ही थे। शुरुआत में तो मम्मी के पास ही जानू या भाई मिलते थे, जो भी कुछ ऐसा नहीं था कि किसी। देखिए, मम्मी हमारी 5th क्लास तक पढ़ी हुई है, लेकिन एक घरेलू रूप से उन्होंने वो जो प्यार दिया, जो संस्कार दिए, वो हमारे लिए बहुत पढ़ाई के मायने बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे किस्सा बताया गया मास्टर सेवक राम वाला कि वो क्लास में बच्चों को, जो बच्चा टॉप करता था, सवालों के जवाब देता था, और जो नहीं दे पाते थे, वो किस्सा बताइए क्या? देखिए, हुआ क्या, गुरुजी थे हमारे, मेवला गांव पड़ता था, और देखिए उस समय के जो गुरु, उन्हें आप आर्ट के लिए कहेंगे तो हमें आर्ट कराते थे, चित्रकला उस समय। मैथमेटिक्स दे दिया तो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, हिंदी की तो हिंदी पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। एक बार वो हमारे, मुझे लग रहा है 8th की क्लास की बात है, हम लोग गणित का विषय था, अंगगणित। उन्होंने कहा जो 50 में से 50 मार्क्स लेकर आएगा, मैं उसे चेल पार्क, उस समय पेन आता था, बड़ा महंगा पेन था, तो मैं पेन दूंगा। अब 50 में से 50 मार्क्स तो आ गए, अब गुरुजी भूल गए। अब मैं गुरुजी के आगे पीछे रहूं, गुरुजी ध्यान ही नहीं दे रहे थे।
जब 7 दिन 8 दिन हो गए तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था कि 50-50 में जो नंबर लेके आएगा मैं पेन दूंगा। कह लगे हाँ मैं भूल गया, ये पेन उन्होंने मुझे फिर पेन दिया। वैसे भी बहुत स्नेह करते थे, बहुत लगाव करते थे। और मेरे लिए एक अच्छी बात और है डॉक्टर साहब, मैं कभी किसी टीचर ने नहीं पीटा। हमारे उस समय तो ऐसा होता था कि कमची कहते थे, जो लकड़ी का वो होता है, इतना बजाते थे, इतना बजाते थे। ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी थे, एक ओम प्रकाश त्यागी जी थे चमरावल के, यानी उन्होंने चाटा मार दिया तो अगले दिन बुखार चढ़ना ही चढ़ना, वो आते नहीं थे, बच्चा नहीं आता था फिर 2-3 दिन तक। लेकिन मैं कभी भी किसी शिक्षक, कभी मेरे कोई एक लकड़ी भी नहीं लगी। वो किस्सा बताइए जिसमें जो बच्चा सारे सवालों के जवाब देता था, उससे वो साथ के बच्चों को चांटा भी लगवाते थे। देखिए वो दौर था, क्योंकि पिताजी ने हम लोगों को पढ़ाया था, पिताजी मीनिंग्स पढ़ा देते थे। तो सतपाल मास्टर जी थे हमारे मंसूरपुर के, तो वो मीनिंग्स पूछते थे कि इसका मतलब बताओ, इसकी पूरी आपको बताना है और फिर उसका मीनिंग बताना है। तो कोई भी वर्ड उन्होंने दिया, उसकी स्पेलिंग बतानी है, फिर उसका वो बताना है। तो पूछते 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 थे, इस तरह से ऐसा माहौल बन गया था। सब पूरी क्लास को पहले खड़ी कर लेते थे, लास्ट में मेरा नंबर आता था कि बताओ। मैंने बताया, सबके चाट लगने। आज उस समय को सोचते हैं तो संभव नहीं है कि, लेकिन किसी को कोई नहीं, फिर लग जाते थे उसी तरह। एजुकेशन का पैटर्न वही था। जो साथ के बच्चे होते थे उन्होंने कभी आपको घेरा नहीं, इस पर नाराज नहीं हुए इस बात से? नहीं, कभी कोई, मैंने कहा माहौल इस तरह से होता था जैसे परिवार में, जैसे आप देखो ना, परिवार में चाचा के पास चले गए, कोई बात होगी तो चाचा ने पिटाई कर दी, ताऊ के पास गए तो ताऊ ने पिटाई कर दी। हाँ इतना होता था, घर में पिटाई होगी तो घेर में चले गए, घेर में पिटाई होगी तो घर आ गए, लेकिन पिटते रहते थे और फिर भी कोई फर्क नहीं। वो आदत तो इस तरह की थी उस समय, बुरा नहीं लगता था, कोई स्थायी नाराजगी, कोई बुरा नहीं लगता था। ऐसा लगता था ये बड़े हैं, ये ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उस समय के किसी टीचर का नंबर आपके मोबाइल में है आज? हाँ, मेरे पास अभी तक, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे मेरे हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, जिन भी गुरुओं, मैं आज भी सभी के टच में हूँ। जो अभी इस दुनिया में हैं उनसे मैं टच में हूँ। मेरे इंटरमीडिएट की मैं बात करूँ, मुझे ओमवीर जी ने, हमने ओमवीर जी थे अनछाड़ के, उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया, वीरेंद्र जी ने केमिस्ट्री पढ़ाई मुझे, और देवेंद्र जी ने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया। लगातार जब भी अवसर मिलता है, जब फ़ोन आता है, करते हैं तो बात होती रहती है। जलेबी के शौकीन रहे हैं उस वक्त। हाँ, जब भी कभी, देखिए हम लोग गांव में रहते थे और गांव में कस्बे में गए तो बस एक ही मांग रहती थी कि खाना ही है। आज भी जब जलेबी कहीं देखते हैं तो रुक जाते हैं? नहीं खाते हैं। 10वीं तक आपने टॉप किया सारी क्लासेस में, कभी ऐसा भी हुआ कि नंबर कम आए और उससे बहुत आहत हुए, लगा कि नुकसान हो गया बड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। और नंबर कम ज़्यादा, जैसे कभी कोई दिक्कत आ गई है, जैसे कहीं बीमार हैं, नहीं हो पाए, तो ये विश्वास था अपने ऊपर कि अगली बार मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फेल होने का डर लगा कभी? देखिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं फेल होऊंगा, कभी नहीं लगा। कभी ऐसा हुआ कि पॉकेट मनी खत्म हो गई, कई बार घर नहीं जा पाए, तो फिर कैसे मैनेज करते थे? देखिए कई बार हुआ। एक साधारण परिवार से हम लोग निकले, पिताजी प्रिंसिपल थे, लेकिन 6 भाई बहन, और उसी तरह का माहौल गांव में। देखिए पशु पालना, सारे काम, मैंने ऐसा ज़िंदगी का कोई काम नहीं है जो खेती से संबंधित हो और मैंने ना किया। लेकिन हाँ इतना होता था कि पैसे हमारे पास सीमित पैसे, एक तय था कि इतना पैसा हमारा खर्चे का। उस समय कंसेशन चलता था, हम बसों से जाते थे तो कंसेशन कि इतना है तो इतने पैसे। कभी कभी ये होता था कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि कंसेशन लायक ही पैसे हैं। जब हम घर जाते थे तो लगता था कि यदि किसी कंडक्टर ने कंसेशन नहीं माना तो दिक्कत होगी, लेकिन सब भगवान के आशीर्वाद से चीज़ें चलती रही। कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे का वो नहीं था। कई किलोमीटर हम लोग पैदल भी पढ़ने के लिए गए, मेरठ में भी कई किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे। पहली बाइक कब खरीदी थी? देखिए मेरे याद है 90, हम लोगों ने 2000 में पहली मेरे पास यामाहा RX 100 थी। पिताजी ने पैसे दिए उसके? नहीं, पिताजी से तो स्कूटर था पिताजी के पास, प्रिया स्कूटर था उस समय, मैं उसे लेके आया था। उसके बाद पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसे से बाइक लेनी है, तो पिताजी ने सहयोग किया और बाइक मैंने ली उस समय।
पिताजी ये आज़ादी देते थे उस वक्त की सीख लो, आमतौर पे पेरेंट्स से छुप के बच्चे सीखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी ने ही हमें जब शुरुआत में जब मैंने स्कूटर भी सीखा तो पिताजी ने ही सिखाया। बड़े भाई थे, बड़े भाई का प्यार और मिलता था। तो पहला मोबाइल कब खरीदा? मेरे पास पहला मोबाइल मुझे लगता है सीमेंस H4 आया सबसे पहले। वो बड़ा सा फ़ोन था एक, तो वो जेब में भी ऊपर निकल जाता था। उससे ऊपर एंटीना रहता एंटीना भी था। वो इतना लंबा फ़ोन था कि इतना लंबा रहता था, वो जेब से भी ऊपर निकल जाता था। मुझे याद है वो 99 के आसपास मेरे पास मोबाइल था। वो नंबर याद है जो उसमें चलता था उस वक्त? देखिए 31000578 नंबर तो एक मेरा था जो रिलायंस वाला है, जब 2002 के आसपास। उसमें 9837 पूरी तरह से नंबर वो याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर ये नंबर ले लिया था जो नंबर आज तक मेरे पास है, यानी 9897100201। ये मेरा एयरटेल का नंबर मुझे याद है कि 2002 से लेके आज तक मेरा नंबर ये कंटिन्यू है, वही नंबर चल रहा है। अगर उस दिन दिल्ली से लौटते वक्त घर के दरवाजे पे कोई आदमी मिलता आपको और वो कह देता कि आप एक दिन मंत्री बनेंगे, तो उसकी बात पे यकीन होता उस दिन? देखिए उस समय नहीं लगता था, लेकिन मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। मैं विश्वविद्यालय का एक वाक़या बताता हूँ आपको। मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, तो मेरे आज भी ध्यान है, एक अपने अग्निहोत्री जी थे रायबरेली के, वो अपनी बेटी को लेके आए थे, उन्हें एडमिशन कराना था। तो हम लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे ना। मैंने कहा अंकल जी आइए बैठिए। वो जैसे पूछने लगे तो मैंने कहा बैठो नाश्ता करिए। तो कुछ ऐसा अपना तो सा कुछ भगवान मिलाता है ऐसे लोगों से। वो आज भी मेरी याद है, वो बहन की स्वर्णिम अग्निहोत्री नाम था, वो माइक्रोबायोलॉजी में थी, वो लड़की एडमिशन हुआ था उसका। तो अंकल जी वैसे ही चाय पानी जब नाश्ता हो गया उनका, तो कहने लगे अपना हाथ दिखाओ। वो ऐसे ही मेरा हाथ देखने लगे, कहने लगे या तो तुम्हारा कोई दूध का काम होगा बड़ा, या तुम एजुकेशन के क्षेत्र में जाओगे। अब उस समय हम लोग पढ़ने वाले, मैंने कहा ना तो मैं कोई इंडस्ट्री वाला, ना कभी कोई सोच सकते, हम लोग कोई इंस्टीट्यूट के बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा भी कोई अपनी संस्था हो सकती है। उन्होंने लेकिन उस समय कहा। पर्सनल स्पेस कहीं बच पाता है, नहीं बच पाता कि आप पर्सनली कहीं छुट्टियां मनाएं, कुछ दिन के लिए घूमने जाएं, या जैसे एक कॉमन मैन शाम को मार्केट में निकल जाता है चीज़ें सब्जी खरीदने, बाज़ार में तमाम चीज़ें लेने, तो ये स्पेस कहीं बचा है सोमेन तोमर के लिए? अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लगता है कि जब हम छात्र संघ की राजनीति में आए, जब से कोई स्पेस है ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर जब भी जाना होता टीम के साथ। हाँ, अब क्या बदला है कि जैसे ही परिवार के साथ तय करते हैं कि वहाँ जाना है, इवन यहाँ तक कि टिकट्स भी हो जाते हैं, जाने का प्रोग्राम तय, लेकिन जिस दिन जाने का होता है उससे 1 या 2 दिन पहले कोई ऐसा महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, कार्यक्रम आ जाता है कि वो सब कैंसिल, और फिर मेरा जाना स्थगित। बच्चों की पीटीएम में जाते हैं? मैं गया हूँ, अब तो बहुत दिन से नहीं जाना हुआ, लेकिन शुरुआत में मैं गया, लेकिन अंजलि लगातार जाती है। आप मंत्री हैं, 6 भाई बहन आप, घर का सबसे सफल शख्स किसे माना जाता है अभी घर में? किसको माना जाता है कि इसने प्राउड फील कराया है? देखिए सभी अपने अपने क्षेत्र में, हम 6 भाई बहन हैं, सबके अपने अपने काम हैं। कोई एजुकेशन में है, कोई भैया दिल्ली पुलिस में है, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में सब आदर्श हैं, और हम सभी एक दूसरे को बराबर ही मान के चलते हैं। जलेबी खाते हैं अभी भी, या डॉक्टर ने मना कर दिया? नहीं, कोई डॉक्टर की वो नहीं। हम लोग देखिए हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं हमारे लिए, और हम लोग तो गांव के रहने वाले। देखिए बिना मीठे के हम नहीं रह सकते, तो जलेबी हो या कोई भी मिष्ठान इस तरह का वो रहता ही नहीं है हम लोग आज भी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं कहीं भी निकल रहा हूँ और कोई क्रिकेट खेल रहा है या बैडमिंटन खेल रहा है, तो एक बार क्या मन करता है सारा काम छोड़ पहले क्रिकेट खेलते हैं। तो आज भी को होता है वो। अगर संडे पूरी तरह खाली हो और कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी ना हो, तो कैसे बिताते हैं खाली दिन? ऐसा आता मुझे है लगता कभी कि कोई दिन खाली नहीं? ऐसा वैसे तो भाजपा में होता नहीं है। हमारी पार्टी पैरेलल कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन फिर भी यदि 2-3 घंटे भी 4 घंटे भी होते हैं ना, तो मैं अपने स्पोर्ट्स के लिए देता हूँ। आप चाहेंगे कि आपका बेटा पॉलिटिक्स में आए? नहीं, अभी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उसे शुरू से ही मैं ये नहीं चाहता कि वो पॉलिटिक्स देखे कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा है अभी आप सबसे पहले अपने अपने क्षेत्र को तय करो, जब उसमें आगे बढ़ जाओ तो आप आना चाहो आइए, लेकिन अभी नहीं। अभी सबसे पहले आप अपने कैरियर पे दूसरी तरफ
आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो करिए। बाद में समय की यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ हमारी खास बातचीत। हमने कोशिश की कि इस बातचीत में सिर्फ मंत्री और नेता सोमेंद्र तोमर नहीं, बल्कि उनके पीछे के इंसान को भी समझा जाए, उनका संघर्ष, उनकी राजनीति, उनके परिवार की भूमिका, उनके सपने और उनकी अपनी ज़िंदगी को लेकर उनकी सोच। सियासी पंचायत का मकसद सिर्फ नेताओं के भाषण दिखाना नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि नेताओं की इस कहानी को भी आपके सामने लाएं, जो अक्सर कैमरे के सामने दिखाई नहीं देती है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सियासी पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से अगली बातचीत में आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। मैं हूं रविंद्र राणा, मिलते हैं एक और बेबाक बातचीत में, और बहुत जल्द हम डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का ये 1.25 घंटे का वीडियो भी अपने इस चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।